हम लोग आज रैंकाइन साइकिल को देखते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज टच करना है। तो एक जल्दी से रैंकाइन साइकिल और उसके फॉर्मूले को देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रैंकाइन साइकिल कैसे ड्रॉ हुई थी। ठीक है, ये हमारा एरिया था पंप का, तो हमने पंप वर्क लिखा था WP H2 माइनस H1। मैं सारे फॉर्मूले बस लिख रहा हूँ अभी। बॉयलर में हीट सप्लाई हुआ था, QS से डिनोट करेंगे, S3 माइनस H2। दिस इज टर्बाइन, WT S3 माइनस H4। और लास्ट कंडेंसर, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगा, QR इज इक्वल्स टू H4 माइनस H1। ये वो बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें चारों पॉइंट्स पे एंथैल्पी फाइंड आउट करने के बाद मिलेंगे। इसके बाद हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे वो देखा था। क्या? W नेट, W टर्बाइन माइनस W पंप, एफिशिएंसी W नेट अपॉन हीट सप्लाई मींस W नेट अपॉन QS, जो हमारी QS बॉयलर वाली है। उसके बाद स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन देखा था, नेक्स्ट हीट रेट देखा था, और एक आता है वर्क रेशियो। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसके बाद कोई भी चीज़ नहीं आनी है। ठीक है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, कितना मास ऑफ स्टीम फ्लो कर रहा है पर यूनिट ऑफ किलोवाट के लिए पावर जनरेट करने के लिए, तो हमने P लिख रखा था, पावर इक्वल टू m.s इंटू डब्ल्यू नेट। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का आया था 1/W नेट। इट मीन्स अगर हम W नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, इट मीन्स अगर हमने W नेट निकाल लिया तो हम स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट रेट की बात करते हैं। हीट रेट में हमने देखा था मास ऑफ स्टीम फ्लो रेट, सॉरी हीट फ्लो रेट, हीट सप्लाई जो हो रही है हमारी, हीट फ्लो रेट टू प्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेटवर्क आउटपुट m.s। तो ये हमारा बनता है W नेट, और फाइनली हमें मिलता है 1 अपॉन एफिशिएंसी, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, एफिशिएंसी का रिवर्स। तो 1 अपॉन एफिशिएंसी, इट मींस हमारे पास अगर W नेट है, हीट सप्लाई है, हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम हीट रेट निकाल सकते हैं। वर्क रेशियो, पॉजिटिव वर्क होता है, कैसे पता चला? क्या फायदा हुआ वर्क रेशियो निकालने से? देखिए 1 प्लस WC अपॉन WT है हमारे पास है, WC कंप्रेसर वर्क है, ये जितना कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा वर्क रेशियो मिलेगा। इट मींस कंप्रेसर वर्क को हम जितना कम से कम करेंगे हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव करेगी, वर्क रेशियो भी इंप्रूव करेगा। तो हमसे ये पूछा जाता है कि वर्क रेशियो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो वर्क रेशियो को कोशिश करेंगे 1 की तरफ अचीव करने की, इट मींस 100% अचीव करने की। रैंकाइन साइकिल में जितना पॉसिबल हो सके 1 की तरफ अचीव करेंगे। अगर आपसे पूछता है बैक वर्क रेशियो, ये क्या होता है बैक वर्क रेशियो, उस केस में आप क्या एक वैल्यू याद रखते हैं, बैक वर्क रेशियो प्लस वर्क रेशियो इज इक्वल्स टू 1। जो भी बाकी बची हुई वैल्यू होगी 1 माइनस कर देंगे वर्क रेशियो का, बैक वर्क रेशियो मिल जाएगा। इट मींस हमें अगर सिर्फ एंथैल्पी 4 पॉइंट पे पता है तो हम ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एंथैल्पी निकालनी है 1, 2, 3 और 4 पे, बाकी किसी पॉइंट पे कुछ नहीं जानना है। हमने पंप वर्क निकाल लिया, यहाँ पर हमने बॉयलर हीट सप्लाई निकाल लिया, हमने टरबाइन वर्क निकाल लिया, कंडेंसर निकाल लिया, W नेट निकाला, दिस माइनस दिस, और एफिशिएंसी नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेटवर्क आउटपुट, सिमिलरली फॉर हीट रेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेटवर्क आउटपुट, और फिर वर्क रेशियो नेटवर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, वर्क रेशियो हमें मिल गया, और फिर बैक वर्क रेशियो मिल गया। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल बना ही नहीं अभी तक फिलहाल, जो हम लोगों ने देखा है अपने एग्जाम में और गेट के एग्जाम में, सिर्फ इतने में से ही आया है। इट मींस हमको सिर्फ ये पता करना है।
सिर्फ ये सारे चारों पॉइंट पे सिर्फ एंथैल्पी पता करनी है, बाकी सब हम फाइंड आउट करने में एक्सेस हमारे पास है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर इन पॉइंट्स के अलावा हमें इसके बीच में कहीं निकालना हो, या इस लाइन के बाहर उस साइड या इस साइड लेफ्ट और राइट कहीं वैल्यूज निकालनी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा लाइन लेते हैं रैंकाइन साइकिल के साथ ही आपको समझाने के लिए। आई होप बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत टफ नहीं है, आपने आरएसी में पढ़ रखा है ऑलरेडी, सेकेंड ईयर में रैंकाइन साइकिल ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। एक लाइन मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं एंथैल्पी एट ए, सॉरी एंथैल्पी एट बी पहले बताइए। एंथैल्पी एट बी क्या होगी? ये सैचुरेटेड वेपर की लाइन थी, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन थी, तो लिक्विड के लिए हमने एफ यूज कर रखा है सफिक्स में, तो जो भी सैचुरेटेड लाइन पे लाई कर रहा होगा पॉइंट, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ हो, ऊपर नीचे कहीं भी इस लाइन पे हो, उसको हम HF से डिनोट करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो HF होगी। HD बताइए क्या होगा? D हमारा सैचुरेटेड वेपर की लाइन थी, इट मींस इसके बाद लिक्विड की क्वांटिटी जो होगी वो एस्केप आउट हो चुकी होगी, तो HD पे हम यहाँ पर सफिक्स G यूज करते हैं, तो यहाँ पर HG मिलेगा हमको, मिलेगा। अच्छा, अब इनके बीच की बात करनी है, हमें मान लीजिए HE पे निकालना है, तब क्या करेंगे? हम किसी एक्सेस पे जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पिछली वैल्यू को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, पिछली वैल्यू को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये देख रखा है भुला गए क्या हम, रुकिएगा। ई कहां से आया है? HD में समेशन करने पे, ठीक है, यानी HD प्लस ई, HD प्लस, तो H की वैल्यू अगर हम आइडियल के केस में देखते हैं तो हमारे पास CPT मिलता है। आइडियली एंथैल्पी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और आइडियल गैस, ठीक, तो हम मानते हैं यहाँ पर हमारे पास CP और ये T हायर माइनस T लोअर लिखते हैं, T हायर माइनस T लोअर, T हायर हमारे पास E पे है और T लोअर D पे है, TE और ये TD, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बनी एंथैल्पी एट E। सिमिलरली अगर हम A पे फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए किसी एक वैल्यू से हम पीछे आ रहे हैं, किसकी वैल्यू से? B से हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मींस हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा? HB माइनस CP। अब एक चीज और देखनी है, T हायर माइनस T लोअर है ना, TB माइनस T है, दोनों के केस में ये देखते हैं, इधर तो लिक्विड था इधर वेपर था, इट मींस जो CP थी वो बदल चुकी है। जब हम इस लाइन के इस साइड देखेंगे तो हमारे पास CP वेपर का मिलेगा, यानी गैसियस फेज में, और जब इस लाइन के इस साइड मूव करेंगे तो हमारे पास CP लिक्विड का मिलेगा। इट मींस हमको CP की वैल्यू को ध्यान रखना है कि वेपर कब लेंगे कब लिक्विड लेंगे। अगर सैचुरेशन लिक्विड लाइन की तरफ में है तो CPL होगा लिक्विड के लिए, और अगर इस तरफ मूव करे तो वेपर के लिए। तो एंथैल्पी एट A, इट मींस हमने A, B, D और E पे निकाल लिया। अब HC पे आते हैं, HC कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वेट रीजन क्या है, कहा जा रहा है इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं वैलिड है, नॉट वैलिड, आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं होती है इसके अंदर, इसके अंदर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो हम करेंगे क्या? HC निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, हमने बोला किसी एक वैल्यू से आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम उसे सम कर देंगे। इट मींस मान लीजिए हम पॉइंट B से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉइंट B से हमने आगे की तरफ मूव किया HD प्लस, क्योंकि आगे मूव कर रहे हैं, पीछे आते अगर D से तो माइनस कर देते। इसी फॉर्मूले को अगर हम HD के टर्म में निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, बट हम B के टर्म में निकाल रहे तो प्लस कर दिया। HD प्लस, प्लस में कौन सी वैल्यू आएगी? तो इसके अंदर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड के लिए हमने F मान रखा था, V के लिए हमने G मान रखा था। तो हमारे पास स्टीम टेबल में HF होता है, HG होता है और HFG होता है। HFG जो वैल्यू होती है वो इस रीजन के लिए होती है, जिसको हम और लिख सकते हैं HG माइनस HF।
इसी वैल्यू के डिफरेंस से ही बना होता है। तो देखिए ये Hg की लाइन है, ये Hf की लाइन है। इट मींस पूरी वैल्यू अगर Hg है और पूरी Hf है तो पूरी वैल्यू Hg माइनस Hf होगी। फॉर स्केल के लिए मान लिए इसके अंदर क्या आएगा, तो क्या होता है कि कुछ लिक्विड ट्रांसफॉर्म होता है वेपर की तरफ, लिक्विड से वेपर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। इट मींस वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहा है लिक्विड से वेपर होने के लिए। तो सपोज मान लीजिए आपने तो बीच में पूछ रखा है, इट मींस वो वेपर हुआ ही नहीं है, वो वेपर में भी कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। इट मींस कुछ उसकी वैल्यू होगी। कैसे पता करेंगे उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें कितना वेपर है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टर्म बना एक्स, जिसको हमने नाम दिया ड्राइनेस फ्रैक्शन, या हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। क्या चीज मॉइस्चर कंटेंट मतलब? मॉइस्चर मतलब जहां पर थोड़ी नमी हो। तो मानते हैं कुछ लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा पर पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ वैल्यू x होगी, xc मान लिया। तो जो xc होगी वो hb प्लस xc, और किसका डिफरेंस? hg माइनस hf का, hg माइनस hf का। hf कौन सी होगी? वो ये वैल्यू होगी। hg कौन सी होगी? इसी प्रेशर पे जो hg की लाइन होगी, इसका डिफरेंस और x की वैल्यू जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन देगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉइस्चर कंटेंट के साथ क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? देखिए पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन मान लीजिए यहाँ था x की वैल्यू 0.6, अगर यहाँ मान ले तो क्या होगा 0.8, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 0.6, 0.8, 0.9, 0.91, 0.92 और इस तरह करते करते 1 अचीव करेंगे। इट मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, इसमें लिक्विड कंटेंट अब नहीं है, जरा सा भी लिक्विड कंटेंट नहीं बचा है। उस केस में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? इसमें नहीं होगा। इट मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 to 1 बढ़ता है और मॉइस्चर कंटेंट 0 to 1 डिक्रीज करता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा है या मॉइस्चर कंटेंट में कोई चेंज आया है। तो क्या चेंज है और किस टर्म में पूछा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। हमसे ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है या मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा है, ये हमको देखना होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 to 1 होता है और मॉइस्चर कंटेंट 0 to 1 में इधर लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। एंथैल्पी फाइंड आउट कर लिए सारे पॉइंट पे, अब हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है सारे पॉइंट पे। फर्स्ट टीडीएस सेकंड टीडीएस इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, सेकंड टीडीएस में आपने 3 और टीडीएस इक्वेशन पढ़े थे, उस टीडीएस इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे उसकी हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सिमिलरली एंट्रोपी के लिए देखते हैं, एंट्रोपी एट बी, एंट्रोपी एट बी चूंकि फ्लूइड की लाइन है इसलिए SF लिख दिया, वेपर SD पे SG लिख दिया, SE की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा SD प्लस क्या CP ln। ये कहां से आया था? TDS इक्वेशन से, T हायर अपॉन T लोअर। T हायर क्या है आपका TE, इसलिए हम इसे H हटा करके अब TE लिख रहे हैं, लोअर हटा करके TD कर दिया। ठीक है, T हायर अपॉन T लोअर होता है, हायर हमारे पास E है, D यहाँ पे। ये कहां से आया? TDS इक्वेशन से आया। आप याद करिए डेल्टा S की वैल्यू निकालते थे, ये वहां से आया। अच्छा नेक्स्ट S A की तरफ मूव करते हैं, SA कहां से आएगा? SA SB लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, माइनस CP ln T हायर अपॉन T लोअर। इन दोनों में हायर कौन सा है? TB। देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, TB हायर है, TA लोअर है, दैट्स व्हाई TB अपॉन TA। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अच्छा इसके बीच में SC क्या करेंगे? B प्लस X SFG सेम एज एंथैल्पी,
ठीक, x कौन सा, जिस भी पॉइंट पर निकाल रहे होंगे वो c मान लेते हैं या d मान लेते हैं, जो भी आपके पास पॉइंट था जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम b पे निकाल रहे होते तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड था? बिल्कुल वैलिड था। हम इसी फॉर्मूले को अगर लगाते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, sb प्लस xc sg माइनस sf बना। अब हमने मान लिया यहाँ पर, तो क्या x की वैल्यू यहाँ 1 है कि 0 है या उसके बीच में है? देखिए x की वैल्यू 0 है इस लाइन पे, xc की वैल्यू हमने 0 कर दी, बचा क्या, sf, यानी जो sb होगा वो sf बन जाएगा। इस लाइन पे कहीं मान लेते हैं, इस लाइन पे हमने 1 मान लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, xc की वैल्यू 1 कर दीजिए, क्या होगा, sf प्लस sg माइनस sf, sf sf कैंसिल हो जाएगा और sg मिल जाएगा हमें। इट मींस यही एक फॉर्मूला है जिससे सारा फॉर्मूला डिराइव हो जा रहा है। ठीक, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया, सेम एंथैल्पी के लिए था। ये तो वो फॉर्मूले थे जो हमें इसके आसपास की वैल्यूज निकालने के लिए कैलकुलेट करने थे। असली खेल इसके बाद न्यूमेरिकल में शुरू होगा, जब हमें सॉल्व करना होगा तो हमें ये देखना होगा कि वैल्यूज हमें फॉर्मूले के रूप में याद रहे, एटलीस्ट फॉर्मूले के रूप में याद रहे। नहीं याद है, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींचेंगे और सारे फॉर्मूले लाइन से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी Cp की वैल्यू वैसे ही वेपर है कि लिक्विड के साइड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लिक्विड के साइड में है तो आपको Cpl लिखना है, अगर आप वेपर के साइड में है तो Cpv लिखिएगा या Cpg लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसकी वैल्यू को वहां पे यूज करना है, गलत नहीं करना है। अब आपसे पूछा जाता है कि वो मेथड बताइए जिससे आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। आपने क्या पढ़ रखा है, पंप वर्क, टरबाइन वर्क, नेट वर्क, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड, कितना अभी मान लेते हैं, x की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ क्या होगा, एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट आएगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या चीज है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या चीज है, ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे और सिस्टम को चेंज करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए या तो हम वर्क नेट बढ़ा दें और या हीट सप्लाई घटा दें, दो ही ऑप्शन है अपने पास। तो हमने एक रैंकाइन साइकिल ड्रॉ की है और उसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइकिल है 1 2 3 4, या तो हम डब्ल्यू नेट बढ़ाने के लिए इसको बढ़ा दें, इसको कम कर दें, या हीट सप्लाई को कम कर दें। तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको बढ़ा दें, इसको कम कर दें या हीट सप्लाई को हम और कम कर दें। ठीक, इन दोनों की बात करते हैं। ये कम कितना, ये ऑलरेडी बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे इसकी वैल्यूज कितनी होती है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है वो बहुत 0.00 समथिंग में होगा। इट मींस इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। टरबाइन के केस में आते हैं तो हम ये जितना ज्यादा ऊपर ले जाएंगे उतना ज्यादा हमें वर्क आउटपुट मिलेगा, और ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ऐसा करते जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो हमारा स्टीम टरबाइन है जनरली वो जो वर्क करता है, जो हमारा स्टीम टरबाइन है वो जो जनरली वर्क करेगा वो यहाँ पर आते आते 540 560 डिग्री सेल्सियस तक आते आते बस अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेगा। आप यहाँ पर 1200 1300 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते स्टीम टरबाइन में, ध्यान रहे। आप यहाँ पर 540 560 आते आते आपको रुकना पड़ता है। क्यों?
स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं वो काम नहीं कर पाएंगी एफिशिएंटली। जो हमारा लिक्विड कंटेंट है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ड्राई होना तो शुरू होता है, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज करना शुरू कर चुका है। तो जो हमारा मटेरियल बना हुआ है उस टरबाइन ब्लेड का, जिस मटेरियल से वो बना है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद मेल्ट करने लगेगा। इट मींस 540 560 सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप करेंगे नहीं, आप इससे कम पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू जो होती है वो हमें रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, ये हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा। मान लीजिए ये वैल्यू 540 ना हो करके हमारे पास 100 ही होती और हमारा जो टरबाइन लगा है वो 400 तक काम कर सकता है, 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस टेम्परेचर को बढ़ा सकें, तब हम कर सकते हैं। लेकिन वो भी लिमिटेड है, एक सर्टेन लिमिट तक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो हम जब इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, उस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इस प्रेशर को हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि ये वैल्यू बढ़ जाए। टू डैश और ये 3 डैश, ये 3 था पहले से, ये 1 2 3 साइकिल हमारी पहले थी। अब हमारे पास क्या है, 1 2 डैश 3 डैश। टरबाइन वर्क बढ़ा, टरबाइन वर्क बढ़ा, कितना बढ़ा, वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं तो हम कह नहीं सकते, तो कुछ वैल्यूज बढ़ गई, क्योंकि पहले तो ये वैल्यू थी, अब ये वाली वैल्यू है। इट मींस वर्क टरबाइन का बढ़ चुका है। पंप वर्क पहले ये था, अब ये हो चुका है, इट मींस पंप वर्क भी बढ़ा है, बट एज कंपेयर टू टरबाइन काफी कम बढ़ता है, काफी कम बढ़ता है। डब्ल्यू नेट की बात करते हैं। डब्ल्यू नेट क्या होता है भाई, टरबाइन माइनस पंप वर्क, ये ज्यादा बढ़ा है और ये कम बढ़ा है। इसका मतलब पहले के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू नेट बढ़ चुका होगा। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू टी हमारे पास पहले 60 है, डब्ल्यू पी हमारे पास 20 है, इनका डिफरेंस कितना आया, 40। ठीक, अब आपसे बोला जाए केस 1 हटाइए और केस 2 लीजिए। इस केस में डब्ल्यू टी हमारे पास 60 से बढ़ के 100 हो गया और डब्ल्यू पी हमारे पास 20 से बढ़ के 30 हो गया, तो डब्ल्यू नेट हमें क्या मिला, 70 मिला। इट मींस हमारा रेशियो जो भी था इनके केस में बढ़ने का, वो हमें नेटवर्क को इंप्रूव करा रहा है। तो नेटवर्क हमारा बढ़ेगा कब, जब हम बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। पर ध्यान रहे प्रेशर इंक्रीज करते टाइम हर एक सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जैसे हम कोई घर में पंखा खरीदने जाते हैं, फैन या ट्यूबलाइट, तो उसकी कुछ कैपेसिटी 40 वॉट का है, 10 वॉट का है, तो वो उससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता। आप उसको जितनी भी ज्यादा करंट दे दीजिए वो खुद जल जाएगा, बट उससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता। तो वो उस टरबाइन की अपनी लिमिटेशन हो जाएगी। तो पंप और टरबाइन पर डब्ल्यू नेट आया। हीट सप्लाई के साथ क्या होगा, पहले हीट सप्लाई आपकी यहाँ पे थी, जो ये एरिया दिख रहा है, टीएस डायग्राम है ना, एरिया अंडर द कर्व। अब क्या हुआ, ये बढ़ चुकी है, यानी ये एरिया भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो हीट सप्लाई बढ़ गई है। हीट रिजेक्टेड, पहले हीट रिजेक्टेड यहां से यहां हो रहा था, अभी भी यहीं से यहीं हो रहा है। क्या कोई चेंज आया हीट रिजेक्शन में, कंडेंसर में ही तो हीट रिजेक्शन था, तो हीट रिजेक्शन पहले भी 4:1 था, अभी भी 4:1 है। इट मींस हीट रिजेक्शन कांस्टेंट है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू देखते हैं, क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन में कोई चेंज आया है, तब चेंज नहीं आया है जब आपने प्रेशर का टेम्परेचर वही रखा है। अगर आपने टेम्परेचर वैरी कराया होता तो ये लाइन कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट कर, तब वैल्यूज बदलती। आपने सेम टेम्परेचर पे काम किया इसलिए कोई चेंज नहीं आया है। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कहां पे हमारे पास, एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड। डब्ल्यू नेट क्या है, बढ़ा है, हीट सप्लाई बढ़ा है। डब्ल्यू नेट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा था एज कंपेयर टू हीट सप्लाई, इसलिए एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, TMA और TMR का मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इन जनरल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं,
कोई एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का नहीं। डिफाइन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे करेंगे, तो दो ही ऑप्शन है, या तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा दीजिए या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन घटा दीजिए। दो ऑप्शन है। वो दो कैसे हैं देखते हैं साइकिल में। साइकिल में चीजों को समझते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए 1 2 2 डैश 3 डैश 3 और ये 4। चलिए ये वैल्यू मान लेते हैं टीएस डायग्राम में हमारे पास। इसकी वैल्यू है कुछ 290 350 भी नहीं मानते, 290 मान लेते हैं। ये वैल्यू मान लेते हैं 300, ये वैल्यू मान लेते हैं 350, तो इसके बीच की वैल्यू ये वाली हो गई 320। ये वैल्यू तो ज्यादा ही है, तो इसको मान लेते हैं 400 और ऊपर वाले को मान लेते हैं 450। ठीक, नीचे की वैल्यू मान लेते हैं 285 या 280। पहले 1 2 3 4 में देखते हैं इस साइकिल में क्या हो रहा। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं। T3 कितना है, कुछ वैल्यू है 400, T2 कितना है 290। मीन का मतलब क्या होता है, किसी दो के बीच का एवरेज। हम जब इनका एवरेज लेंगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी कहीं पे, उसे हमने नाम दिया मीन टेम्परेचर। क्योंकि हीट एडिशन के सेक्शन पे, इसलिए हमने इसका नाम दिया मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। दो वैल्यूज है वो फिक्स है। अब दोनों वैल्यूज की वैल्यूज आपने बढ़ा दी है। देखिए एग्जिट टेम्परेचर भी बढ़ा है और इनलेट टेम्परेचर भी बढ़ा है, इनलेट और एग्जिट। इट मींस दोनों की वैल्यूज को आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर के टर्म में, तो ये वैल्यूज ऊपर शिफ्ट होगी या नीचे शिफ्ट होगी। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो डिफरेंस बढ़ा है, इट मींस मीन आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। आप वैल्यूज के साथ देखिएगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे जब भी बॉयलर प्रेशर बढ़ाने पे, तो इट मींस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा। वैल्यूज आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि एवरेज हमारा जो मीन आ रहा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। कब, जब हम इन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हीट एडिशन सेक्शन पे, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हुआ। अब रिजेक्शन के टर्म में आते हैं। हीट रिजेक्शन 4 to 1 हो रहा था, 4 to 1 में क्या कोई चेंज आया है पहले या बाद में। पहले 1 2 3 4 था, 1 डैश 1 2 डैश 3 डैश 4 आ रहा। इट मींस कोई चेंज ही नहीं हुआ हमारे साइकिल में। कहां पर, लोअर टेम्परेचर प्रेशर पे। इसका मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो भी इसका था वो वही का वही बना हुआ है, तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। हमने आपसे बोला था कि दो ही चीज है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, या तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाए या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन घट जाए। इन दोनों में से एक केस हो रहा है, वो है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, वो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। इट मींस कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी चाहिए और कर भी रही थी, डब्ल्यू नेट और हीट सप्लाई को ले रहे थे जब तक। इट मींस कि हमारी वैल्यूज ठीक आ रही हैं। ठीक है, ये एक केस है जिसमें हमने बॉयलर प्रेशर को बढ़ाया था। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अब कंडेंसर प्रेशर को नीचे डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज बॉयलर प्रेशर था, डिक्रीज कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, पॉज करिएगा। एक रैंकाइन साइकिल कुछ इस तरह बनी हुई है, इसकी वैल्यू है x4। x4 क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट 4 हमने मान लिया। अब हम ये कहते हैं इसका बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इसका बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कुछ यहां पर आएगा और कुछ इस तरह से आएगा।
2 डैश और ये 3 डैश। ठीक है, अब हमने तो सुपर हीट का केस पकड़ रखा था, अब हम सुपर हीट को नहीं लेते हैं, हमारे पास सुपर हीट का कोई केस नहीं है, हमारा सिस्टम सुपर हीट में काम ही नहीं कर रहा है। ये रीजन सुपर हीट का था ना, तो हमने सुपर हीट को हटा दिया। जो लिक्विड बॉयलर से बाहर आ रहा है, आउट हो रहा है, और टरबाइन का इनलेट पॉइंट है, वो हमने मान लिया है कि वो सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर है, टरबाइन के इनलेट पे एग्जिट करने के लिए सैचुरेटेड पॉइंट है। हमने उसको इंक्रीज कर दिया, बॉयलर प्रेशर, बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दिया। सपोज यहाँ 10 बार था, हमने यहाँ 12 बार कर दिया। अब क्या क्या चेंज आएगा, सेम वैल्यूज में देखते हैं, सेम टेबल में देखते हैं। इसको हटाइए। हाँ, तो हम बता तो रहे हैं, उसमें सुपर हीट था, ये सुपर हीट नहीं है। अब क्या होगा देखते हैं, क्या टरबाइन वर्क बढ़ा, टरबाइन वर्क बढ़ा, पंप वर्क भी बढ़ा। अब तो दिख रहा होगा डायग्राम में, पंप वर्क भी बढ़ा, डब्ल्यू नेट बढ़ेगा। हीट सप्लाइड, पहले ये एरिया था, ये एरिया हो गया। तो कहने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जितना ये कम हुआ है उतना ही ये बढ़ा है। ऐसा देखने में विजुअलाइज होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई बढ़ जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई बढ़ जाता है। हीट रिजेक्शन पहले 1 से 4 था, अब 1 से 4 डैश है, यानी हीट रिजेक्शन कम हुआ है। तो कुछ चेंज आया पिछले वाले से, पिछले वाले में ये कांस्टेंट था, ये कम हो चुका। x की वैल्यू x एट 4 डैश आया। तो क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 4 पे ज्यादा है या 4 डैश पे ज्यादा है? x 4 पे ज्यादा है एज कंपेयर टू x 4 डैश। इट मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा या घटा? ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले 4 पे था, 4 डैश पे आ गया, इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन घटा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिक्रीज दिखाएंगे। साथ में अगर ये उधर की तरफ मूव करता तो इंक्रीज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे, ड्राइनेस फ्रैक्शन घटा है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है कि घटा है? चूंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन घटा है, इसका मतलब ये है कि वो लिक्विड की तरफ मूव कर रहा है, और लिक्विड की तरफ मूव करने का मतलब है कि मॉइस्चर कंटेंट का इंक्रीज होना। इसका मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन घटा है और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया है। तो ध्यान रखेंगे कि क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ। नेक्स्ट एफिशिएंसी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क जो हमारा इंक्रीज करता है वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ हमारे पास हीट रिजेक्शन अवेलेबल है, तो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। फिर आता है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। देखिए फिर वही कहानी शुरू होगी। 2 से 3 के बीच में कोई मीन टेम्परेचर होगा कुछ 2 और 3 के मीन टेम्परेचर होगा। क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज किया है? 2 और 3 दोनों पे इंक्रीज किया, इसका मतलब मीन टेम्परेचर कुछ इंक्रीज किया होगा। ठीक, अब ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, और वो हो रहा है, इसका मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी इंक्रीज किया हुआ है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या डिक्रीज हुआ है? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। टेम्परेचर 4 पे भी वही था, 4 डैश पे भी वही है, 1 पे भी वही है, जो भी वैल्यू होगी। इट मींस ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंक्रीज बॉयलर प्रेशर के केस में हमने ये देखा कि अगर सुपर हीट नहीं है और एक ये केस है, तो हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कितना हो गया? 35। रुक जा रहा, एक बार और भी करेंगे, आप पढ़ा कर लीजिए। हाँ, बुला रहा है, चलिए।